तो कल कौन सा टॉपिक चल रहा था अपना? ड्रेनेज सिस्टम हम लोग देख चुके हैं कि नदियों का ड्रेनेज सिस्टम क्या कहलाता, पैटर्न क्या कहलाता, अफवाह तंत्र और प्रतिरूप देख चुके हैं। कल मैं एक कॉन्सेप्ट पे बात कर रहा था जिसपे जो मध्य प्रदेश में जो हिल हैं, मतलब एमपी में जो पहाड़ियाँ हैं या माउंटेन रेंज है, जैसे थोड़ा देख लो उसको 2 मिनट, थोड़ा ये कॉन्सेप्ट गलत हुआ था। जैसे ए वाला हिस्सा कहलाता है आपका विंध्यन, कौन सा, और ए वाला कहलाता है सतपुड़ा। तो ए है विंध्यन और ए है सतपुड़ा। इसके बीच से नदी जाती है नर्मदा। फिर यहाँ पे जो जगह जहाँ से नर्मदा निकलती है, ये जगह है आपकी अमरकंटक, कौन सी है, और ये हिस्सा कहलाता कौन सा, मेकल। कल मैं इसके 3 हिस्से बताया था। यहीं से एक नदी निकलेगी, ये आगे तक है ऐसे करके, ये इस प्रकार से। ये वाला हिस्सा कहलाता कैमूर, कैमूर रेंज, और ये होगा विंध्यन, ये है भांडेर। ऐसे 3 पार्ट हैं। यहाँ से एक नदी निकलती है ऐसे करके सोन, और आगे जाके इस प्रकार से गंगा में मिल जाती है। पर वहीं से इस प्रकार से एक नदी जो आती है गंगा ऐसे, और ये गंगा मिल रही है। यहाँ से इसकी जो ट्रिब्यूटरी है वो है यमुना, वो इसमें मिल जाती है। कौन सी है, यमुना। अगर एक कैमूर बीच में ना होता ए वाले हिस्से पे, तो यहाँ से जो सोन रिवर है वो डायरेक्ट गंगा में ना जाकर किस में मिलती, यमुना में। तो इसलिए क्वेश्चन आया था एमपीपीएससी में, प्री में आया था। क्वेश्चन ये था कि यमुना और सोन के बीच में कौन सी है जो इन दोनों के बीच के पानी को या वाटर को क्या करती है, विभाजन कर देती है, विभाजक का काम करती है, डिवीजन का काम करती है। तो वो कौन सी करती है, कैमूर। तो वो काम करती है कैमूर रेंज। तो बस ये हल्का सा था, तो इसको सही कर लेना बस थोड़ा। चलो आज अपन जो स्टार्ट करते हैं, कल हमने ड्रेनेज सिस्टम देख लिया था और उसका पैटर्न देख लिया था कि नदी किस प्रकार से एक ड्रेनेज सिस्टम का निर्माण करती है, कैसे एक पैटर्न बनाती है। उसके प्रतिरूप देख लिए, सब तो देख लिए थे। वृक्षाकार है, पादपाकार है, अरीय है, अभिकेंद्रीय है, अपकेंद्रीय है, सब तो हो गए थे कल हमारे। जालीनुमा है, ये सब तो हो गए थे। आज हमें जो देखना है, भारत में सबसे बड़ा जो रिवर सिस्टम है वो किसका है, गंगा का। तो आज हम जो पहली रिवर स्टार्ट करने वाले हैं वो करने वाले हैं गंगा अफवाह तंत्र। ठीक है, कौन सा, गंगा अफवाह तंत्र। हेडिंग डालो, गंगा अफवाह तंत्र। गंगा ड्रेनेज सिस्टम। तो गंगा के बारे में हमें पढ़ना है, थोड़ा यहाँ बेसिक समझना है गंगा को पढ़ने से पहले, कि गंगा जो रिवर सिस्टम है, पहले एक हल्का सा मैप बनाओ और चीज़ों को समझो। इंडिया का हल्का सा मैप ड्रॉ कर लो इस प्रकार से। ऐसे हमें गंगा नदी को समझना है कि गंगा नदी जो है वो आप जानते हो कहाँ से निकलती है, उत्तराखंड से। ये रहा उत्तराखंड, यहाँ से निकलते हुए इस प्रकार से, ये देखो यहाँ से इस प्रकार से निकली और निकलते हुए उत्तर प्रदेश, बिहार, हल्का झारखंड, और होते हुए पश्चिम बंगाल में ये जाके ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। ठीक है, यहाँ ब्रह्मपुत्र है, और बांग्लादेश में जाके ये मिलती है। वो बात करेंगे कहाँ पे मिलती है, ये सब बातें हम बाद में करेंगे। पहले हमें ये समझना है कि किस पॉइंट पे जाके कहाँ कहाँ ये मिलती है। देखो, इसके साथ अगर मैं बात करूँ, यहीं से एक इसकी ट्रिब्यूटरी निकलेगी जो प्रयागराज में जाके मिलेगी, इसका नाम यमुना। तो ये हो गई इसकी गंगा, ये है यमुना। अब इसका जो बात हमने कर रहे हैं किसकी, सिस्टम की, अफवाह तंत्र की। इसमें फिर बहुत सारी नदियां, जैसे यमुना में एक एमपी से जाती है, जानापा पहाड़ी से, मध्य प्रदेश से, इस प्रकार से चंबल, तो वो इसके साथ मिलेगी।
ठीक है। इसके बाद फिर हम और इसमें नदियाँ देखेंगे। चंबल हो गई, फिर इसी में और भी नदियाँ मिलती हैं इसके साथ, बेतवा है, केन है, ये सब नदियाँ, सिंध है, ये सब किस में मिलती हैं? यमुना के साथ। एमपी से 2 नदियाँ और निकलती हैं। एक नदी का नाम है कौन सी? टॉन्स, जो गंगा में मिलती है, और एक नदी का नाम है सोन, जो अमरकंटक से निकलती हुई और पटना के पास मिल जाएगी। तो सबसे पहले ये जो नदी का आपको सिस्टम दिखाई दे रहा, जैसे यहाँ से एक नदी आई इस प्रकार से बहती हुई और ऐसे चली गई, इसमें फिर एक नदी इसकी यमुना, फिर इसकी कुछ ट्रिब्यूटरियाँ हैं, सहायक नदियाँ, एमपी से निकली ऐसे आपकी चंबल, फिर यहीं से कुछ इसकी सहायक नदियाँ इस प्रकार से ऐसे मिलती गई, यहाँ से कुछ और नदियाँ इस प्रकार से, फिर इसकी भी कुछ ट्रिब्यूटरियाँ हैं ऐसी छोटी छोटी। तो ये जो कैसा प्रतिरूप बना रही है, पहली बात तो ये सिस्टम कैसा है, क्योंकि हिमालय से निकलने वाली नदियाँ हैं। चलो बताओ जल्दी, कौन बताएगा? हिमालयी रिवर है, हिमालय से जो निकले, किस प्रकार का ड्रेनेज सिस्टम बनाएंगे, किस प्रकार का ड्रेनेज सिस्टम बनाएगी। मैं ड्रेनेज सिस्टम की बात कर रहा हूँ, कैसा? आक्रमवर्ती, कैसे है? पर्वत से निकल रही ना, देखो ढाल के अकॉर्डिंग जा रही, अलग बात है ये आगे, लेकिन पर्वत को काट करके आ रही ना, ये पहले ये चीज़ समझो ना, समझ में आ रही ना बात। अब कई ग्लेशियरों से निकली ऐसे अलग अलग पार्ट में, लेकिन अकॉर्डिंग टू अगर इससे बात करें, ये है तो सिक्वेंट रिवर, लेकिन इसका जो मेन पैटर्न है, क्योंकि हिमालय की ज़्यादातर नदियाँ कैसी हैं? इनसिक्वेंट, कैसी हैं? इनसिक्वेंट, अक्रमवर्ती, हिमालय की ज़्यादातर। लेकिन इसमें 1-2 नदी ऐसी हैं जो सिक्वेंट बोल सकते हैं जिनको, क्योंकि ये ज़्यादातर जो जाती है वो ढाल के अकॉर्डिंग ही जाती है, स्लोप के अकॉर्डिंग। लेकिन हमें यहाँ समझना क्या है कि प्रतिरूप कैसा है। तो गंगा का जो प्रतिरूप मतलब पैटर्न है वो कैसा पैटर्न है? वृक्षाकार। कैसा है? ये देखो ना, पेड़ की शाखाओं की तरह फैला है। तो क्वेश्चन पहले यही आएगा कि जो गंगा अफवाह तंत्र है वो किस प्रकार का पैटर्न बनाता है, तो वो कैसा बनाता है। फिर आपको भी पता है कि हिमालय से बहुत सारी नदियाँ गंगा में आके मिलती कि नहीं मिलती, ऊपर घूमती है, घूमती नहीं सॉरी, हाँ आती, घाघरा वगैरह है, बहुत सारी नदियाँ हैं आके मिलती, काली आली रिवर, ये सब मिलती हैं आके कहाँ पे? गंगा में। तो ये जो पैटर्न पूरा दिख रहा है, ये जो प्रतिरूप दिख रहा है, तो ये किस प्रकार का दिखता है? वृक्षाकार। कैसा है? वृक्षाकार प्रतिरूप। तो पहले तो क्वेश्चन यहीं से बनना हो जाएगा कि भारत का सबसे बड़ा रिवर सिस्टम कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा रिवर सिस्टम कौन सा है? गंगा रिवर सिस्टम, बता दोगे। फिर इसके बाद सेकंड क्वेश्चन जो आएगा, इसका जो क्वेश्चन पुट अप होता है, किस प्रकार का पैटर्न बनाती है? तो वृक्षाकार। कैसा पैटर्न बनाती है? वृक्षाकार पैटर्न का निर्माण करती है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, जैसे हमने देखा कि गंगा जो है ये सभी जानते हैं कहाँ से निकलती है? गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। तो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती हुई बंगाल की खाड़ी में जाके किसके साथ मिल जाएगी? ब्रह्मपुत्र के साथ। ठीक है। जब ये नदी यहाँ से निकलती है और बहती हुई आगे जाती है, तो देखो सबसे पहले इसका ओरिजिन हुआ यहाँ, स्टेट कौन सा है? यूके। कौन सा है? उत्तराखंड है कि नहीं? उत्तराखंड के बाद आगे एंट्री लेगा कहाँ पे? पहले बता कौन सा स्टेट आएगा? यहाँ यूपी। क्या आएगा? फिर यहाँ पे आएगा बिहार, और फिर हल्का सा यहाँ टच होता है झारखंड, तो जीएच, और फिर ये पूरा हो जाएगा यहाँ तक डब्ल्यूबी, पश्चिम बंगाल। तो कितने राज्यों से होकर के जा रही है? 5 राज्यों से। सबसे ज़्यादा जो फ्लो होती है, मतलब ये नदी सबसे ज़्यादा बहती है, वो बहती है यूपी में, और सबसे कम बहती है वो बहती है झारखंड में। ये हर बार क्वेश्चन आया है, ये पूछा जाता है कि गंगा रिवर कितने राज्यों से होकर के जाती है? तो 5 राज्यों से होकर के जाती है। क्लियर हो रही बात कि नहीं हो रही? फिर पूछेगा कि सबसे ज़्यादा किस राज्य में बहती है? तो उत्तर प्रदेश में बहती है। और फिर सबसे कम किस राज्य में है? देखो रटना कुछ नहीं है, आपको अच्छे से बस समझते जाना है चीज़ें, और ये चीज़ अच्छे से क्लियर होगी, नॉर्मल आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है। चलो अब हम बात कर लें कुछ और। तो इसमें कुछ पॉइंट लिखो कि भारत का सबसे बड़ा क्या बनाती है? हाँ, अब्बा तंत्र। और पूरे कितना? 26% के अप्रोक्स में, लगभग कितना? 26%, लगभग पूरे
क्षेत्र का मतलब नदी पूरे भारत का एक 26% पार्ट कवर करते हैं। ठीक है, तो 26% हो गया। और अगर क्षेत्र की बात करूं तो 8.6 लाख किलोमीटर, कितना किलोमीटर स्क्वायर का एरिया कवर करती है। इतना क्लियर हो रहा कि नहीं हो रहा? कुल क्षेत्रफल का इतना ए कवर हो गया, ए हो गया परसेंटेज में और ए हो गया क्षेत्रफल में। अब मैंने फिर अगला क्वेश्चन अभी बोला था कि कितने स्टेटों से जाती? 5 स्टेट। तो ये लिख लो आप, 5 स्टेट से कौन कौन से? पहला था यूके, यूपी, बिहार, जीएच झारखंड और लास्ट में डब्ल्यूबी वेस्ट बंगाल। पर मैंने एक क्वेश्चन यहाँ बोला था कि सबसे ज़्यादा इसका बहाव क्षेत्र है कहाँ पे? यूपी में। तो सबसे अधिक बहाव क्षेत्र किस स्टेट को कवर करती है? यूपी को। और सबसे कम किसका है? सबसे कम झारखंड। तो देखो ये तो बात हो गई बेटा कि कितने राज्यों से ये होकर के जाती। ये यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट हो गया कि कितने राज्यों से ये होकर बह रही है। अब क्वेश्चन ये आएगा कि इसमें कितने स्टेट मतलब कितने राज्यों को एक कवर करती है अपने अपवाह क्षेत्र में? किसमें? ड्रेनेज सिस्टम में। अब ड्रेनेज सिस्टम तुम लोग जानते हो कि अगर वहाँ से कोई छोटी मोटी नदी भी आ रही होगी, छोटी मोटी रिवर भी आ रही हो, वो भी इसका क्या होगा? पार्ट होगा कि नहीं होगा? ऐसे करके ये टोटल 11 स्टेट कितने कवर करती है? 11 राज्यों को। अब देखो 5 तो ये हो ही जाएंगे, हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? एमपी भी शामिल होगा, राजस्थान शामिल होगा कि नहीं होगा? राजस्थान से बनास आते हैं, एमपी भी शामिल होगा। और कौन सा होगा? बताओ, कौन बताएगा? बताते जाओ, बताओ देवेंद्र, बताओ बेटा। छत्तीसगढ़ से कौन से आ रही है? दामोदर आती है, महानदी। हाँ, महानदी तो अलग जाएगी, महानदी का बीच में नहीं, बताओ जल्दी बताओ। बिहार तो है ही, बिहार तो पूरा पूरा बिहार का सिस्टम आ रहा है। हिमाचल प्रदेश, कुछ नदियाँ कहाँ से आएंगी? हिमाचल प्रदेश से। हाँ, और बोलो। तो इसमें लिखो एक टोटल कितने स्टेटों में इसका अपवाह क्षेत्र है, अपवाह तंत्र है? 11 स्टेट। कितने स्टेट हैं? 11 राज्यों में। ठीक है, तो ये टोटल है 11 राज्यों में इसका अपवाह तंत्र। बस इतना याद रखो, बाकी ज़्यादा जरूरत नहीं है। अब देखो बात आती है लंबाई की। मैं बात करूं लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई कितनी? 25। ठीक है, 25 किस में आएगी? किलोमीटर में। 25 किलोमीटर है। अब ये तो हो गया बेसिक पॉइंट, ये बेसिक कॉन्सेप्ट किसके बारे में? गंगा के बारे में। अब गंगा जानते हैं भारत के हिसाब से, इंडिया के हिसाब से हम नदियों को सबसे ज़्यादा क्या मानते हैं? मतलब पवित्र मानते हैं। और ऐसे करके हमने भारत के संस्कृति के अकॉर्डिंग उन्हें एक माँ का टाइटल दिया, एक माँ की तरह मानते हैं हम उनको। उसी प्रकार इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए अभी क्या किया था, उत्तराखंड की सरकार ने 2017 की बात है, ध्यान से सुनना ये पॉइंट, 2017 की बात है कि उत्तराखंड की गवर्नमेंट ने गंगा नदी में ज़्यादा क्या हो गया था? प्रदूषण, हाँ, पॉल्यूशन ज़्यादा होने के कारण उत्तराखंड के हाई कोर्ट ने गंगा को क्या दिया था? जीवित नदी का दर्जा। क्या? जीवित नदी। ठीक है, अब जीवित नदी का दर्जा का मतलब क्या होता है? जब कोई हाई कोर्ट या कोई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऐसा रूल्स बोल दिया जाए या ऐसा वर्डिक्ट दे दिया जाए, ऐसा डिसीजन दे दिया जाए, तो ऐसे में होता क्या है कि उसको वही अधिकार प्राप्त हो जाते हैं जैसे कि एक जीवित व्यक्ति को। ठीक है, जैसे आपके साथ कोई छेड़छाड़ करे, आपको कोई नुकसान पहुंचाए, उसी प्रकार अगर नदी में कोई कूड़ा करकट या कोई भी ऐसा पॉल्यूशन करेगा, उसके ऊपर क्या लग जाएगा? फाइन। क्या लगेगा? फाइन। समझ में आ रही ना बात? तो फाइन लगाया जाएगा, मतलब आर्थिक जुर्माना लगाया जाएगा। तो एक और एक को नहीं, गंगा के साथ यमुना, इन दोनों नदियों को मिला था। किसको? तो लिख लो 2017 में, लिख लो 2017 में यूके हाई कोर्ट, उत्तराखंड हाई कोर्ट के द्वारा
पॉइंट लिख लो अब तुम लोग ये। 2017 में उत्तराखंड हाईकोर्ट के द्वारा गंगा और यमुना को जीवित नदी या जीवित व्यक्ति की तरह दर्जा दे दिया गया था। ठीक है, दिया था। और मैं बता दूं उस समय जो 17 का असिस्टेंट कमांडेंट का पेपर हुआ था उसमें ये पेपर क्वेश्चन आया भी था, चर्चा में था, करंट में था। उसी प्रकार मध्य प्रदेश की एक जीवित नदी का दर्जा दिया गया। किस नदी को बोलो? एमपी की ऐसी, एमपी मतलब हाई कोर्ट ने मध्य प्रदेश में एक नदी को दर्जा दिया है। इसी प्रकार नर्मदा को, किसको दिया है? नर्मदा को। ठीक है, याद रखा करो ये पॉइंट, यानी क्यों भूल जाते तुम लोग। आगे चलें। अब मैं बता दूं कि गंगा हमेशा से एक मतलब हाईलाइट रहती है, क्योंकि एक तो ड्रेनेज सिस्टम होने के साथ साथ ये पूरा का पूरा फ्लो होती है गंगा यमुना के मैदान, मतलब पर्वतों के नीचे, शिवालिक वाली नीचे वाले पार्ट में। और ये पूरा का पूरा क्षेत्र कहलाता तराई का। और सबसे ज़्यादा घनी आबादी, डेंस पॉपुलेशन जो मिलेगी, कहाँ पे मिलेगी? इसी क्षेत्र में। सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसकी? यूपी और बिहार की, है कि नहीं? वही तो मैं आपको देखो, मैदानी क्षेत्र होगा वहाँ जनसंख्या ज़्यादा रहेगी, पर्वत पठारी क्षेत्र होगा वहाँ जनसंख्या कम रहेगी, कम मिलेंगे लोग वहाँ। अरे जंगलों में पर्वतों में रह के लोग क्या करें? मुझे ये बताओ। मैदानी क्षेत्र और ऊपर से नदी का क्षेत्र है, पानी की भी सुविधा है, और तराई का क्षेत्र, तो सारी की सारी जो उर्वरता शक्ति होगी मिट्टी की वो ज़्यादा होगी, सिंचाई सही मिली जाना। इसलिए इस क्षेत्रों में लोग ज़्यादा क्या करेंगे? एग्रीकल्चर, कृषि करेंगे कि नहीं करेंगे? तो डिपेंड लोग कहाँ पे सबसे ज़्यादा? भारतीय अर्थव्यवस्था या इंडियन इकोनॉमी के अकॉर्डिंग जो भारतीय अर्थव्यवस्था है वो कैसी है? एग्रीकल्चर है। अपन बोलते हैं ना कृषि प्रधान देश है, इसलिए तो है। हमारी आज ज़्यादातर पॉपुलेशन 50% से ज़्यादा पॉपुलेशन किस पे डिपेंड है? कृषि के ऊपर। समझ में आ रही बात? करिए यार। तो इसमें क्या होगा कि हमने यहाँ पे 2008 में, पॉइंट लिखो, 2008 में राष्ट्रीय नदी का दर्जा दे दिया था। किसको? गंगा। पॉइंट लिख लो। 2008 में राष्ट्रीय नदी मतलब नेशनल रिवर मान लिया था गंगा को। ठीक है, जैसे ही हमने 2008 में 2008 में इसे माना नेशनल रिवर, और आगे ही जाके हमने इसे 2009 में जो डॉल्फिन, क्या राष्ट्र, हाँ डॉल्फिन को लिखना, डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित कर दिया। क्या कर दिया? राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित। कब किया था? 2009 में। क्लियर हो रहा कि नहीं हो रहा? और डॉल्फिन प्रोजेक्ट, देखो डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया। अभी प्रोजेक्ट नहीं चला है, प्रोजेक्ट हमने जो स्टार्ट किया डॉल्फिन प्रोजेक्ट, और ये स्टार्ट किया 2020 में। कब? 2020 में। जैसे क्वेश्चन आएगा कि डॉल्फिन प्रोजेक्ट किस नदी में चलाया जा रहा है? किस में चलाया जा रहा है? गंगा में। समझ में आ रहा है ना? इसी को बोलते हैं गंगा डॉल्फिन प्रोजेक्ट। 2020 में इसे चलाया गया, और 2009 में डॉल्फिन को क्या बना दिया? राष्ट्रीय जलीय जीव अनाउंसमेंट कर दिया। अगर मैं वही बात करूं, एमपी में ये प्रोजेक्ट कब चलाया गया, मतलब कौन सी नदी में चलाया जा रहा है? कौन बताएगा? डॉल्फिन का किसमें है? चंबल में। पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया? एलिगेटर, क्रोकोडाइल, टर्टल और डॉल्फिन, ये सब प्रोजेक्ट किसमें है? चंबल में चलाया जा रहा है। रटने वाली कोई बात नहीं। ठीक है, अब हम बात कर लें इसमें ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया, और ऐसे करके कुछ योजनाएं, कुछ गवर्नमेंट के द्वारा प्लान लाए गए हैं गंगा रिवर को लेकर। तो प्लान क्या है? लिखो, नमामि गंगा योजना। कौन सा? नमामि गंगा योजना। ये लाया गया आपका बेटा 2016 में। अगला है गंगा एक्शन प्लान, गंगा एक्शन योजना। ये लाएगा 1985। ये बहुत पुराना है, ये राजीव गांधी के टाइम पे इसको लाया गया था स्टार्टिंग में।
फिर डॉल्फिन प्रोजेक्ट अभी 2020 तो ये हो गया, ठीक है। और गंगा स्मार्ट सिटी, मतलब गंगा नदी के किनारे जितने भी शहर हैं उनको क्या बनाया जाए, स्मार्ट। और ये स्टार्ट किया था 2018। जैसे गंगा नदी के किनारे जो शहर है वो कब स्टार्ट किया गया, 2018। गंगा को देखो मैं बता दूं, नदियां हैं, नदियों को पढ़ने के लिए गंगा के बारे में इतने प्लान इसलिए बता रहा, ये चीज़ें जो हम डिस्कस कर रहे हैं इसलिए कर रहे हैं बेटा। इसका रीज़न है कि इनको पढ़ने से पहले, मतलब ये क्या है, ये करंट में देखो 16, 18, 20 अब सब इस नदी से कनेक्ट है, तो आपको पता होना चाहिए इनके बारे में। थोड़ा थोड़ा एक बार हल्का सा इनके बारे में हल्का सा मतलब गूगल पे पढ़ लेना कि क्या क्या पर्पज़ थे। बाकी अपन ये भी सब बता सकते कि इस गंगा नदी के किनारे जो भी शहर होंगे उनको डेवलपमेंट करना, ये जो प्रोजेक्ट चलाया गया उनके लिए। पहली बार गंगा नदी का एक्शन प्लान कब लिया, 1985 में राजीव गांधी सरकार के टाइम पे। उस समय पीएम कौन थे, राजीव गांधी। नमामि गंगा योजना ये मोदी जी के द्वारा चलाया गया था, अभी 2016 के द्वारा, ठीक है। तो ये जितने भी प्लान लाए गए कि नेशनल रिवर किसको माना गया है, तो 2008 में माना है। तो ये पॉइंट है। अब हम कुछ आगे बातें कर लें और इसी को बढ़ा रहे हैं आगे। अब हम करते हैं, ये लिख गया, सबका हो गया, ये रब कर दो। अब हेडिंग डालो। अब हम गंगा देख रहे हैं, गंगा का ड्रेनेज सिस्टम बनाएंगे कि गंगा नदी का ओरिजिन पॉइंट कहाँ है और ये नदी निकलती कहाँ से है, ठीक है। हेडिंग डालो। गंगा का उद्गम, ठीक है। क्योंकि जब ये नदी जहाँ से ओरिजिन होती है एक ब्रांच से नहीं होती है, इसके साथ 2-3 ब्रांच, मैंने पहले बताया था हिमालयन नदी है। कैसी नदी है, पर्वत वाली नदी है, हिमालय से निकल रही। और ये पूरी ग्लेशियर से, किससे, ग्लेशियर पिघल के, जैसे कोई पर्वत होता है उसके चारों तरफ से पिघल के ये पानी आता है और कई धाराओं में बट के आएगा और लास्ट में एक जगह आकर के वो कलेक्ट हो जाता है। फिर एक वो लंबी, एक मतलब किस में कन्वर्ट हो जाए, बहुत सारा पानी आ जाएगा ना, बहाव क्षेत्र क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। अभी तो वो छोटी छोटी ब्रांचों में आ रहा था बट करके, तो वही हमें देखना है। देखो ये निकलना स्टार्ट करती है कहाँ से, गंगोत्री से। ये जगह कौन सी है, गंगोत्री, ठीक है। ये जगह है गंगोत्री। तो गंगोत्री क्या है, ग्लेशियर है। गंगोत्री क्या है, ये ग्लेशियर है, तो इसको लिख लेना। और ये जगह आती है, इसको बोलते हैं गोमुख। क्या, गोमुख, उत्तरकाशी उत्तराखंड। क्या, उत्तर काशी यूके। तो ये है कि जो ये नदी का जो ओरिजिन पॉइंट है गंगोत्री ग्लेशियर से गोमुख जो बोलते हैं, उत्तरकाशी जगह उत्तराखंड में एक इसकी ब्रांच निकलती है और ऐसे आगे बढ़ेगी ये वाली ब्रांच, ठीक है, क्लियर। और एक ब्रांच आती है यहाँ से, ये वाला, ये भी एक ग्लेशियर है, इसका नाम है संतोपथ। क्या नाम है, संतोपथ ग्लेशियर। क्या नाम है इसका बेटा, संतोपथ ग्लेशियर, ठीक है। ये भी यूके में, ये भी उत्तराखंड में है। इसी के पास है अलकापुरी। क्या, अलकापुरी। क्वेश्चन आता है अलकापुरी किस ग्लेशियर के पास है या कहाँ पे है, तो अलकापुरी में है। यहाँ से एक ब्रांच आएगी। अब देखो ध्यान से समझना है, इस प्रकार से ए और ए आती है और ये दोनों यहाँ मिल जाएंगे। अब बात आती है जब जो गंगोत्री से जो ब्रांच आती है इसको बोलते हैं भागीरथी। क्या बोलते हैं, भागीरथी। ये भागीरथी नदी हो गई, ठीक है। और इस संतोपथ ग्लेशियर से जो अलकापुरी से निकल रही और इस ब्रांच को बोलते हैं अलकनंदा। क्या कहते हैं, देख रहे हो।
जब भागीरथी गंगोत्री से निकलती है, अभी गंगा नहीं बनेगी ना, गंगा कहेंगे, और जब संतोपत ग्लेशियर से अलकनंदा निकलती है और ये दोनों मिल जाती हैं कहाँ जाके, देवप्रयाग। ये कौन सी जगह है? दो नदियों का संगम, जब दो नदियाँ आपस में मिलती हैं, दो नदी आपस में क्या हो जाती हैं, हाँ मिलती हैं, तो उन्हें क्या बोलते हैं? संगम। अरे मिलने वाली जगह को क्या बोलेंगे? मीटिंग पॉइंट बोलते कि नहीं बोलते? मीटिंग पॉइंट। तो ये जो जगह मिल रही है ये संगम है और इसका नाम है देवप्रयाग। क्या है? हाँ, तो क्वेश्चन आएगा कि अलकनंदा भागीरथी से कहाँ मिलती है? देवप्रयाग में। और देवप्रयाग के आगे ही इसका नाम पड़ता है गंगा। क्या? ये आगे बढ़ जाएगी इस प्रकार से। फिर यहाँ अभी इनको गंगा नहीं बोलेंगे, यहाँ देवप्रयाग के बाद जब ये नदी दोनों मिल जाती तो यहाँ से इसका नाम पड़ता है क्या? गंगा। क्लियर हुआ? पहले क्या बताओगे? कहाँ कहाँ से ब्रांच निकल रही है? एक निकल रही है गंगोत्री से और एक निकल रही है संतपत ग्लेशियर। गंगोत्री से कौन सी ब्रांच? भागीरथी, और इस तरफ अलकनंदा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? जब ये दोनों निकलती हैं और मिलती हैं जाके कहाँ पे? देवप्रयाग में, और मिल करके फिर आगे बढ़ेगी तो फिर उसका नाम फिर पड़ता है गंगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आगे चले। अब देखो कुछ यहाँ प्रयाग है, क्योंकि यहाँ पे मैं एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पंच प्रयाग है। कितने प्रयाग हैं? पंच प्रयाग हैं। और इन पंच प्रयागों के क्वेश्चन बहुत आते हैं कि कौन नदी आगे कहाँ मिलती है। पहला तो हमने ये देख लिया ये वाला कि कौन सी, अलकनंदा और भागीरथी वाला। क्या बेटा? हाँ, अलकापुरी जगह का देवप्रयाग। ठीक है, अब यहाँ पे हम देख लें। हाँ, तो ये जगह क्या लिखा? उत्तराखंड। वही क्या लिखा? मतलब जगह वही है ना, स्टेट वही है, जगह जगह अलग है ना। ठीक है, इतना क्लियर है कि नहीं है? आगे बढ़े। फिर यहाँ से हम बात कर लें कुछ चीज़ों की। यहाँ से एक नदी आती है इस प्रकार से और यहाँ आके मिल जाती है। इसका नाम है धौलागिरी। क्या नाम है? धौली गंगा, सॉरी, इसका नाम है धौली गंगा। और धौली गंगा आके मिलती है किसमें? अलकनंदा में। और जिस जगह मिलती है तो ये यहाँ पे संगम हो गया ना नदी का, इसे क्या बोलेंगे? विष्णु प्रयाग। क्या कहते हैं इसको? धौली गंगा जब अलकनंदा में आके मिलती है जिस जगह, उस जगह को बोलते हैं क्या? विष्णु प्रयाग। फिर यहाँ से एक नदी आएगी, यहाँ पे मिलेगी, इसको क्या बोलेंगे? ये जगह है नंदाकिनी। नंदाकिनी, मंदाकिनी नहीं, ना, नंदाकिनी। और जिस जगह मिलती है इसको बोलते हैं नंद प्रयाग। क्या बोलेंगे? नंद प्रयाग। फिर इसके आगे देखते हैं हम। फिर एक नदी यहाँ से आती है और यहाँ पे मिलती है, ये नदी है पिंडार। कौन सी नदी? पिंडार नदी। और इस जिस जगह मिलती है इसको क्या बोलते हैं? कर्ण प्रयाग। प्रयाग का मतलब क्या बताया मैंने? नदियों का संगम। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? तो क्या हो गया? नदियों का संगम। धौली गंगा आके मिली तो क्या हो गया? विष्णु प्रयाग। नंदाकिनी मिली, नंद प्रयाग, पिंडा नदी, और अलकनंदा भागीरथी से मिली देवप्रयाग। ठीक है, बात समझ में आ रही ना? अब देखो यहाँ पे कुछ और बात कर ले हम लोग जो हमें समझना है। इसके बाद एक नदी आती है यहाँ से, यहाँ से, ठीक है, और इस नदी का नाम है आपका मंदाकिनी। क्या नाम है? और ये आके इस प्रकार से इसके साथ मिलेगी। किसके साथ? अलकनंदा। और ये नदी का नाम है मंदाकिनी। अब देखो यही पूछ ले लेफ्ट राइट वाली रिवर। तो लेफ्ट राइट में हमेशा बोला कि हमेशा जिस दिशा में नदी जा रही उस दिशा में अपना मुंह कर लो। अपना लेफ्ट तो नदी का लेफ्ट, अपना राइट तो नदी का राइट। उसमें कोई इतना ज़्यादा करना नहीं, कुछ इतना बड़ा इशू नहीं है, आराम से समझ के देखना है। तो ये जिस जगह मिलेगी यहाँ आगे, ये नदी है मंदाकिनी, और ये जगह कौन सी कहलाएगी? रुद्रप्रयाग। तो ये हो गए आपके पांचों को 5 प्रयाग। क्लियर हो रही बात?
ये क्या हो गए, देखो ये जो जगह मंदाकिनी निकल के आती है कहाँ से निकलती है, केदारनाथ से। कौन सी जगह, इसी के आगे यहाँ देखोगे बद्रीनाथ मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा। और आप जानते हैं ये दोनों की दोनों जगह बेटा क्या है, तीर्थ स्थल है ना हिंदुओं की। मतलब जितने भी तीर्थ यात्रा करते हैं उनमें ये भी शामिल रहते हैं कि नहीं रहते। क्लियर हो रहा कि नहीं हो रहा। तो ये है आपके केदारनाथ से निकली मंदाकिनी, आके किस में मिल गई, रुद्रप्रयाग में। अब जैसे मैं पूछूं इस तरफ की नदियां सारी कैसे कहलाई, लेफ्ट, इस साइड कौन सा है, तो लेफ्ट हैंड रिवर कौन कौन सी, धौली गंगा, नंदाकिनी, पिंडार। और राइट हैंड पूछूं तो मंदाकिनी और भागीरथी। राइट से ही तो आ रही है, राइट साइड से मिल रही है। तो पहले तो ये सब पांचों प्रयाग लिख लो, ये पांचों प्रयाग लिखो यहाँ ऐसे करके अलग करके। सबसे पहले लिखो विष्णु प्रयाग, कौन सा, नंबर 1 विष्णु प्रयाग। दूसरा कौन सा है, दूसरा है नंद प्रयाग, नंद प्रयाग। तीसरा कर्ण प्रयाग, चौथा रुद्र प्रयाग और पांचवा है देव प्रयाग। अब यहां देखना ध्यान से बेटा, सबकी सब नदी किसके साथ मिल रही, अलकनंदा। तो अलकनंदा तो सब में कॉमन है ना, पांचों की पांच में। तो यहां अलकनंदा लिख दो प्लस करके, यहां भी अलकनंदा प्लस, यहाँ भी अलकनंदा प्लस, यहाँ भी अलकनंदा प्लस। ठीक है। अभी देखो विष्णु प्रयाग में अलकनंदा के साथ कौन सी मिल रही है, धौली गंगा। तो यहाँ लिखेंगे धौली गंगा। तो धौली गंगा जब मिलती है किसके साथ, अलकनंदा के साथ, तो उस जगह है विष्णु प्रयाग कहलाएगी। फिर नंदा प्रयाग, नंद प्रयाग। तो जब अलकनंदा के साथ कौन सी मिलती है, जब अलकनंदा के साथ नंदाकिनी कौन सी मिलती है, नंदाकिनी। इसके बाद फिर आएगी कर्ण प्रयाग में। देखो कर्ण प्रयाग में है कौन सी, पिंडार। तो ये जब पिंडार मिलेगी तो क्या कहलाएगा, क्लियर। फिर रुद्र प्रयाग, रुद्र प्रयाग में कौन सी आ रही है, मंदाकिनी। ठीक है। और देव प्रयाग के पास कौन सी आ रही है, भागीरथी। और इन पांचों के प्रयागों से क्वेश्चन बहुत आते हैं बेटा, हर बार आए हैं। क्योंकि ऐसा नहीं अभी नहीं पूछे गए, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा से पूछे जा रहे हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। बस थोड़ा क्या करना है आपको, पढ़ने का तरीका ये होना चाहिए। नदी का सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आते हैं, एक तो वो ओरिजिन कहाँ से हुई है, फॉलिन कहाँ से हुई है, उस पर कितनी प्रोजेक्ट या परियोजनाएँ चल रही हैं, उन नदियों के किनारे कितने शहर हैं, उन नदियों पे कौन कौन से वाटरफॉल हैं, कौन सी झीलें हैं, समझ में आ रही। अगर कोई खाड़ी वगैरह है, वैली वगैरह, वो देख लो उसके आसपास। अगर कोई इंपॉर्टेंट कोई हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, हिस्टोरिकल प्लेस है, जैसे ताजमहल आता है, ताजमहल किस नदी के किनारे है, तो आंसर क्या हो जाएगा, यमुना के किनारे है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो जब भी कोई ऐसी चीज़ें आए तो वो देख लो थोड़ा सा, क्योंकि इनमें ज़्यादातर क्वेश्चन इसी प्रकार से पूछे जाते। कुछ एक्स्ट्रा पूछने के लिए क्या पूछेगा, हाँ अगर कोई करंट में कुछ ऐसा चेंज किया गया, कोई चीज़ पूछी गई तो वो आराम से आप बता दो, कोई इतना बड़ा इशू है नहीं। इतना क्लियर है कि नहीं है सबको, आगे बढ़े हम लोग। अब देखो यहाँ ध्यान से, यहाँ से एक नदी आती है और आके मिल जाती है भागीरथी। किसमें मिल जाती है, और इस नदी का नाम है भीलांगना। क्या नाम है, यहाँ लिखिए भीलांगना। एक बार अच्छे से मैप बना लो, सब क्लियर हो जाएगा, बार बार जरूरत नहीं पड़ेगी, एक ही बार में सब चीज़ें क्लियर होंगी। क्वेश्चन आता है भीलांगना किसकी ट्रिब्यूटरी है या किसकी सहायक नदी है, तो किसकी है, भागीरथी की। इसी भीलांगना नदी पे, इसी पे डैम बनाया, कौन सा, टहरी बांध। कौन सा डैम, टहरी डैम। ये डैम बनाया है टहरी बांध, तो ये लिख लो। तो इसी नदी पर टहरी डैम बना है। जैसे मैंने बताया, जब रुद्रप्रयाग में जब ये गंगा, मतलब जब ये अलकनंदा भागीरथी से मिल जाती तो यहाँ से क्या होता, यहाँ से गंगा इसको कहने लगती है, यहीं लिखना लिख लेना, यहीं से गंगा इसका नाम पड़ जाता है, यहीं से इसका गंगा नाम हो जाता है। चलो हम कुछ और बातें कर लें, इसमें कुछ और पॉइंट है।
जो हमें देखना है, अभी तो बहुत सारा है, अभी तो इसका ओरिजिन पॉइंट है, अभी केवल उत्तराखंड में है, फिर एंट्री आगे की तरफ लेगी धीरे धीरे। ठीक है, आगे चले। उत्तराखंड के बाद यहाँ पे ये उत्तराखंड है, यहाँ तक, यहाँ पे आ जाएगा यूपी। क्या आ जाएगा? एंट्री कहाँ लेती है? यूपी में। और क्या बेटा? नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, बस इतना लिख लो कि इसके ट्रिब्यूटरी, बस उसको नहीं पूछने वाला आपका। देखो क्वेश्चन जितना पढ़ना, पढ़ने के लिए फिर तो हर एक नदी का ओरिजिन पॉइंट पढ़ो, हर एक नदी, इतनी छोटी छोटी नदी उनको भी पढ़ोगे क्या? जो इम्पोर्टेंट है उसको देखना है, पढ़ने के लिए फिर इतना सारा है। जैसे एमपी में मैं बता चुका हूँ, पूरी इंडिया की अगर नदियाँ आप जोड़ोगे पूरी इंडिया की, तो पता चला वो उनकी मतलब क्वांटिटी पता चला 1000 प्लस चली जाए। तो किन किन की आप, तो किस किस का आप ओरिजिन और फॉलन पॉइंट रटते फिरोगे? तो आना एक क्वेश्चन, एक या दो क्वेश्चन आते हैं नदियों के, और वो भी अब ऐसे नहीं पूछ रहा है। उसका पूछने का तरीका या तो शहर पूछता है, या तो वो उसके वाटरफॉल पूछता है, या कोई उस पर स्पेशल कोई मतलब वो चलाया जा रहा है, मतलब कोई प्रोजेक्ट या कोई परियोजना या कोई भी ऐसा उसके ऊपर कोई वर्क किया जा रहा है, या हिस्टोरिकल प्लेस। अब हम उनके रट रहे हैं कि निकल कहाँ से रही है, जा कहाँ रही है, तो फिर ऐसे हम सब गलत हो जाएगा वो, और क्वेश्चन बनेगा भी नहीं। तो यूपी में जैसे ये एंट्री लेती है, तो यूपी के सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट से मिलती है यहाँ पे बिजनौर। कौन सा डिस्ट्रिक्ट? बिजनौर। तो यूपी के बिजनौर से, मतलब जैसे ही उत्तराखंड से निकली वो एंट्री कहाँ ले लेगी? बिजनौर। तो यूपी में बिजनौर डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पहला जो जिला मिलेगा कौन सा मिलेगा? बिजनौर। अब देखो जैसे ये आगे पड़ती है, यहाँ पे दो जगह मिलेंगी, एक यहाँ पे देवप्रयाग के आगे और एक यहाँ पे। तो ये जगह है, इसका नाम है ऋषिकेश। क्या नाम है? तो देवप्रयाग के आगे ही ऋषिकेश है, और जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो ये वाला यहाँ पे मिलेगा कौन सा? हरिद्वार। मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए, जैसे ये सब घाटियां हैं, हरिद्वार किसमें बसा है? जैसे मैंने पढ़ाया था, द्वार बोलते हैं, ठीक है। और वही जैसे हरिद्वार हो गया, हरिद्वार एक तो कुंभ का मेला इला भी तो लगता है इसके किनारे, गंगा नदी पे लगे भी हैं पहले, अभी लगा था क्या पिछले साल शायद? हाँ नहीं, यहाँ नहीं लगा था वो, अच्छा हाँ हाँ 16 वाला था, इलाहाबाद वाला। हाँ, थोड़ा ये भी कुंभ पढ़ लेना कहाँ कहाँ लगते। हरिद्वार में बता दूं, हरिद्वार ये जो किनारे हैं, उत्तराखंड का लास्ट डिस्ट्रिक्ट पड़ेगा ये, यहाँ पे जो हरिद्वार, इस तरफ कौन पड़ेगा? बिजनौर। ये दोनों किनारे, हरिद्वार के बाद सीधी एंट्री कहाँ लेगी? यूपी के बिजनौर में। तो ऐसा ही पूछ सकता, हरिद्वार किस नदी के किनारे? तो आंसर क्या हो जाएगा? गंगा। ऋषिकेश किस नदी के किनारे हैं? गंगा नदी के किनारे। अब और सुनो, यहीं पे एक बहुत फेमस सूफी संत की मज़ार है, अलाउद्दीन साबरी, जिन्हें साबर पिया के नाम से जानते हैं, ठीक है। और मैंने पढ़ाया भी था। किसके शिष्य हैं? शिष्य जरूर याद रखना, किन के शिष्य हैं? जल्दी बता, कौन बताएगा? इन जो निजामुद्दीन औलिया हैं दिल्ली के, उनके मतलब बोल सकते हैं कि एक ही गुरु के गुरु भाई है या पीर भाई है। अब निजामुद्दीन औलिया के गुरु कौन है? बोलो। बाबा फरीद। बाबा फरीद के शिष्य हैं, और बाबा फरीद के भांजे भी हैं, ये मामा लगते हैं उनके। निजामुद्दीन औलिया जो हैं वो बाबा फरीद के शिष्य हैं, और ये भी शिष्य हैं, और एक रिश्ते में भांजे लगते हैं। उनकी मज़ार यहाँ है, मतलब यहाँ ये पूरा क्षेत्र देखो तो यहाँ पे आप कभी ऐसा मौका मिले, जैसे हरिद्वार में तो जाते ही हम लोग वहाँ, जैसे हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग। मुस्लिम धर्म का एक बहुत प्रमुख केंद्र माना जाता है, जो बहुत फेमस मज़ार है। जिस प्रकार से ये निजामुद्दीन औलिया की मज़ार बाबा फरीद है, और दिल्ली में आपका ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी है, और आपका अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जैसे बड़ी बड़ी मज़ारें हैं। यहाँ पे भी बहुत फेमस सूफ़ी हैं जिनका नाम है अलाउद्दीन साबरी बोलते हैं, अलाउद्दीन साबरी करके। और ये बाबा फरीद के शिष्य हैं, बहुत चुनिंदीदा शिष्यों में से आते हैं। जैसे भारत में शिष्य तो बहुत है बाबा फरीद के, लेकिन ये सबसे खास शिष्य और सबसे महत्वपूर्ण शिष्य, क्योंकि ये लोग आए और इनने मानवता इंसानियत का क्या सिखाया लोगों को, मतलब पाठ सिखाए, शिक्षा दी, आके सही चीज़ों के बारे में बताया, इस्लाम की इंपॉर्टेंट बताई। निजामुद्दीन औलिया ने भी वही किया, आगे वही चीज़ें हज़रत अमीर खुसरो ने चलाई। फिर चिराग दहलवी, नसरुद्दीन चिराग दहलवी, और साउथ में मिलेंगे ख्वाजा गीसू दराज। पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? सब ये बताया तो था मैंने, जब मिडिवल हिस्ट्री पढ़ रहे थे वहाँ सब बात की थी हमने। और सबके सब ये चिश्ती सिलसिला से, किससे? चिश्ती सिलसिला से।
ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती सबसे पहले जो गुरु हैं उनके ख्वाजा मोइनुद्दीन, इंडिया में, वर्ल्ड लेवल पे अलग है। इंडिया में जो है वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती उनके। नहीं, ये नहीं कह सकते कि सिलसिला कौन सा पहला था, क्योंकि टाइम के अकॉर्डिंग सब चीज़ें एक साथ जुड़ी। जैसे भक्ति आंदोलन, सूफी आंदोलन चल रहा था ना, भक्ति मूवमेंट और सूफी मूवमेंट। यहाँ भक्ति संप्रदाय में जो जैसे कबीर है, रहीम है, मीरा है, ये सब आ रहे थे। उस तरफ सूफियों में जो जैसे क्या था, हिंदू रिलीजन हो या मुस्लिम रिलीजन, इन सब में क्रूतियाँ आ गई थी बहुत सारे, बहुत आडंबर, जादू टोना, ये सब चीज़ें करना, लोगों को बेवकूफ़ बनाना। तो नहीं, ये तो बहुत पुराना था, जो तो और था, इस चीज़ों का तो विरोध किया ही किया है। इन चीज़ों में जब इतना ज़्यादा आडंबर आ गया, फिर इन सूफी और संतों ने मिलके हिंदू धर्म में सुधार का काम किया संतों ने, और मुस्लिम में सुधार का काम किया सूफियों ने। और सही चीज़, सही इस्लाम का मतलब बताया कि सबका पर्पज एक ही है, वो है सब ह्यूमैनिटी, मानवता। ये सब दिखावा करना कि लंबी लंबी पूजा पाठ, ये सब दिखाने, कुछ इसका कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि अभी तो यही चल रहा ना कि बाकी तो इन सब ने ये सही इंसानियत की सब चीज़ें बताई। ठीक है, बात करेंगे मिडेवल में उनके, अभी छोड़ो, इतना देखो। तो ऋषिकेश और हरिद्वार के बीच में, किस किस के, ऋषिकेश और हरिद्वार के बीच में एक नेशनल पार्क है। क्या है ये वाला? ये है राजा जी नेशनल पार्क। क्या है? राजा जी नेशनल पार्क। लिख लो, क्वेश्चन आता है राजा जी नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो राजा जी नेशनल पार्क है उत्तराखंड। ये क्या आएगा? उत्तराखंडी आएगा अभी। ठीक है, इतना क्लियर है। आगे देखो, इस वाले पार्ट पे जहाँ धौली गंगा और नंदा देवी रहती, क्योंकि यहीं पे है आपका कौन सा पर्वत? नंदा देवी माउंटेन। कौन सा माउंटेन? जो उत्तराखंड का सबसे ऊंचा हाईएस्ट भी। उसी के पास में जो आसपास का क्षेत्र मिलेगा, ये पूरा ऐसे करके बना दो, लिखो नंदा, लिख लो इसको, नंदा देवी नेशनल पार्क। क्या नाम है? नंदा देवी नेशनल पार्क। यहीं पे सबसे ऊंचा पर्वत भी है, तो यहाँ पे हो जाएगा नंदा देवी नेशनल पार्क। हाँ, बायोस्फीयर भी है। अब पहले ये समझो ना, तो एक देखा हमने राजा जी नेशनल पार्क और एक देखा नंदा देवी नेशनल पार्क। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? समझ में बात? हाँ बेटा, दोनों यूपी में है। अरे यूपी में ही तो चली, ये नहीं बना दी मैंने बॉर्डर, यहाँ से यूपी होगा स्टार्ट। अब इससे ऊपर जो भी चीज़ें मिलेगी वो सब किसकी बात हो रही है? क्या? मुझे एक बार बता बेटा, जब मैं ये पूरा बना दिया ऐसा, हाँ इस तरफ है, इस तरफ, हाँ किनारे से लगा, वो आधा हिस्सा इसमें आता, आधा हिस्सा उसमें आता। अब इसमें ये नहीं, आप मेरी कुछ समझ में नहीं आता, आप क्या मतलब, अब ठीक है क्या, ठीक है छोड़ो, इतना क्लियर है सबको? चलो रिवीजन करा दो, तो फिर आज के लिए इतना ही रहने दो। कल से अपन यहीं से उठाएंगे इसी टॉपिक को आगे, गंगा रिवर सिस्टम को, मतलब यूपी के बिजनौर से कंटिन्यू यहीं से लेंगे और पूरा पढ़ेंगे फॉलन पॉइंट तक, जहाँ गंगा मिल जाती है किसके साथ? ब्रह्मपुत्र के साथ। चलो 5 मिनट दो, रिवीजन देख लो जल्दी। देखो, ये ओरिजिन पॉइंट हमने देखा, यहाँ पे 2 ब्रांचें निकलती हैं किसकी? गंगा की। एक ब्रांच निकलती है गंगोत्री से जिसका नाम है भागीरथी, और एक ब्रांच आती है अलकनंदा। जब ये दोनों ब्रांचें आके मिलती है देवप्रयाग में, कहाँ मिलती हैं? तो जब गंगा मतलब जब अलकनंदा भागीरथी से मिल जाती है तो उसका नाम पड़ता है गंगा। उसके आगे तो यहाँ ऋषिकेश के पहले, ऋषिकेश के पहले यहाँ से इसका नाम पड़ जाता है गंगा, और फिर ये गंगा ही के नाम से जानी जाएगी। फिर बांग्लादेश में नाम अलग चेंज होगा, वो बाद में देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसका नाम गंगा पड़ता। फिर अलकनंदा में, अलकनंदा जो निकल रही वो संतोपत ग्लेशियर से, और ये जगह अलकापुरी उत्तराखंड में आएगी। इसी के साथ इसकी सहायक नदी है धौली गंगा, और जिस जगह मिलती है वो जगह कहलाती है विष्णु प्रयाग। फिर इसके बाद फिर नंदा देवी आके मिलेगी कहाँ पे? नंद प्रयाग, मतलब एक नंद प्रयाग है वहाँ पे। और फिर पिंडार नदी मिलती है जब अलकनंदा से, तो वो जगह कहलाती है कर्ण प्रयाग। तो ये 3 प्रयाग हो गए। फिर मंदाकिनी नदी निकलती है केदारनाथ ग्लेशियर से, ग्लेशियर है केदारनाथ, और यहाँ से निकलती हुई आके मिलेगी कर्ण प्रयाग के आगे, तो ये जगह कहलाएगी रुद्र प्रयाग, और ये हो गया देवप्रयाग। तो ऐसे करके 5 प्रयाग हो गए। फिर यहाँ पे भीलांगना आके मिलती है किसके साथ? भागीरथी के साथ। जो भीलांगना एक इसकी क्या है? एकमात्र ट्रिब्यूटरी है, सहायक नदी है, और टेहरी डैम इसी नदी पर बना हुआ है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? ये सबसे ऊंचा डैम है, अरे ऊंचाई पे है ना, तो सबसे ऊंचा हुआ।
सबसे ऊंचाई पर स्थित है, तो ए होगा। उसी प्रकार जब ये नदी आगे बढ़ती है तो इसके आगे एक जगह मिलेगी ऋषिकेश, फिर उसी के आगे मिलता हरिद्वार, और इसके बाद फिर मिल जाएगा बिजनौर उत्तर प्रदेश। इनके बीच में एक नेशनल पार्क है राजा जी नेशनल पार्क। धौली गंगा नंदाग्नि के बीच में यहाँ पे एक पर्वत पड़ता है, यहाँ पे नंदा देवी, जो उत्तराखंड का सबसे ऊंचा माउंटेन है। क्या है, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? और यहीं पे एक नेशनल पार्क है, वो है नंदा देवी नेशनल पार्क। तो ये थे आपके बेसिक पॉइंट, बेसिक कॉन्सेप्ट ओरिजिन ऑफ गंगा के बारे में, उद्गम स्थान। कल को हम यहीं से लेंगे टॉपिक, क्लियर हो रहा बात? कल हम यहीं से लेने वाले हैं, आगे ही बिजनौर के आगे से लेंगे, ठीक है? और कोई डाउट किसी का? ओके, थैंक यू।